Hi everyone, this is प्रीति चौधरी. वेलकम टू कोजेंट आईएएस. कोजेंट आईएएस पर हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज जिसमें हमने पढ़ा था संविधान क्या होता है, संविधान के निर्माण के बारे में बातें की, संविधान की संविधान सभा के बारे में हमने चर्चा की, संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उस पर चर्चा की, प्रस्तावना को हमने पढ़ा और कल हमने बात की थी संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में. आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में. नागरिकता का क्या अभिप्राय है, नागरिकता का महत्व क्या होता है, नागरिकता को अर्जित कैसे किया जाता है, वो कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पे हम नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं. क्या ऐसा भी संभव है कि किसी व्यक्ति को एक से अधिक नागरिकताएं मिल सकती हैं, नागरिक अधिकार क्या होते हैं, सामाजिक अधिकार क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. नागरिकता क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, नागरिकता की जब हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तभी हम ये प्रश्न उठा था कि आखिर नागरिकता किसको दी जाए, संविधान में भारतीय नागरिकता का अधिकार किसको दिया जाए. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसकी नींव माउंटबेटन योजना के आधार पर पड़ी थी, भारत के विभाजन का कारण बना था. 15 अगस्त 1947 की वो रात जब भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, भारत का विभाजन हो गया जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए. लाखों लोग हिंसा की चपेट में आ गए. ऐसे करोड़ों लोग थे जिन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया और बहुमत संप्रदाय वाले देशों में शरण ले ली. तब प्रश्न ये उठा कि वो लोग जो रक्त संबंधी हैं, भारत के मूल के हैं, या वो जो पाकिस्तान से आए हैं, वो पुर्तगाली और फ्रांसीसी जो भारत में रहते हैं, आखिर भारतीय नागरिकता का असल हकदार कौन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंधित क्या प्रावधान दिए हुए हैं, उन सब पे चर्चा की, उन सब पे बातें हुई. जब हम बात करते हैं नागरिकता की, तो भारतीय भूभाग में रहने वाले, भारत में जब इस तरह की विपरीत परिस्थिति थी, भारत का विभाजन हुआ था, लोग भारत में आ रहे थे और जो कुछ विदेशी पहले से भारत में रह रहे थे, नागरिकता किसको दी जाए. इस तरह की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह डिसाइड किया कि जो लोग भारतीय भूभाग पर रह रहे हैं उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी. अब भारतीय भूभाग पर जो लोग रहते हैं वो दो तरह के लोग हैं, जिनमें से एक वो जो भारत का नागरिक है और एक वो जो विदेशी है. दो तरह के लोग रहते हैं. तो आखिर नागरिकता कैसे और किसको दी जाए. भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, नागरिक और विदेशी दो तरह के लोग रहते हैं. नागरिक कौन है? जिनको सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं. नागरिक अधिकार कौन से होते हैं? जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, जीवन के अधिकार दिए जाएंगे. ये सब कौन से अधिकार हैं? नागरिक अधिकार है. उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाएगी, सरकार सरकारी नौकरियां उनके लिए लेकर आएगी, उनके जीवन की सुरक्षा के अधिकार उनको देगी. ये सारे सामाजिक अधिकार हैं. उन्हें रहने के लिए घर देगी. तमाम तरह की योजनाएं चलती रहती हैं जिनके माध्यम से ये सामाजिक अधिकार सरकार समय समय पर लोगों को देती रहती है. तो ये हुए नागरिक. विदेशी में भी नागरिक, जो विदेशी लोग होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं. एक वो जो हमारे मित्र देशों के नागरिक यहाँ आए हुए हैं, लोग यहाँ आए हुए हैं, जैसे रशिया, फ्रांस. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे शत्रु देश के होते हैं, शत्रु विदेशी होते हैं, जैसे पाकिस्तान के लोग होते हैं. इन सभी नागरिकों को सामाजिक और नागरिक अधिकार जो होते हैं वो प्राप्त नहीं होते. जो विदेशी होते हैं उनको सभी सामाजिक और नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं. तो संविधान निर्माताओं ने उस समय जो आधार बनाया था अधिवास को, डोमिसाइल को. देखिए, दो चीजें होती हैं. एक होता है रेजिडेंस और एक होता है डोमिसाइल, अधिवास. रेजिडेंस जो होता है वो आपका अस्थायी होता है. जैसे आप दिल्ली अगर प्रिपरेशन करने आए हैं तो आप कहीं रेंट पर रूम लेकर रह रहे होंगे तो वो आपका रेजिडेंस है, निवास स्थान है आपका.
लेकिन जो आपका डोमिसाइल होता है, अधिवास होता है, वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, स्थायी पता होता है आपका। तो डोमिसाइल के आधार पर उस टाइम पर 26 जनवरी 1950 को जो भारत का नागरिक होगा उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा, जो भारतीय भूभाग पर रह रहा होगा। संविधान सभा ने ऐसा डिसाइड किया। ये डेट है 26 जनवरी 1950, ना कि 27 जनवरी 1950 का भी नहीं, केवल 26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको भारतीय नागरिक माना जाएगा। संविधान लागू होने वाले दिन की बात हो रही है ये। अभी देखिए, डोमिसाइल के आधार पे जब हम बात करते हैं, भारतीय जो संविधान है वो कितना लिबरल है, कितना लिबरल है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे हमने अभी बात करी कि वो सभी पुर्तगाली, वो सब फ्रांसीसी या वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे, या भारत में रहने वाले जो लोग हैं, संविधान लागू होने वाले दिन जो भारत में जिनका अधिवास है उन सबको भारतीय माना जाएगा, उन्हें भारत की नागरिकता मानी दी जाएगी। लेकिन देखिए, एक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जितने तमिलियन जो हमारे श्रीलंका में रह रहे थे, हमारे भारत के जो तमिल के लोग हैं वो श्रीलंका में रह रहे थे, वहां एक बाकायदा वो अधिवास कर रहे थे, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने उनको वहां का जो नागरिकता है वो नहीं दी। तो ये दिखाता है कि भारत कितना लिबरल है। अगर भारत ऐसा नहीं करता तो जो पुर्तगाली लंबे टाइम से भारत में रह रहे थे, जो फ्रांसीसी लंबे टाइम से भारत में रह रहे थे, या और दूसरे कंट्री के लोग जो लंबे टाइम से भारत में रह रहे थे, जिनका डोमिसाइल भारत के अंदर था, उन्हें तो फिर यहाँ से जाना पड़ता अगर अधिवास के आधार पर हम उन्हें नागरिकता नहीं देते। तो ये एक एग्जाम्पल है कि भारत कितना लिबरल है। अब बात करते हैं कि संविधान में प्रदत्त वो अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। देखिए, विदेशियों को नहीं। भारत का जो संविधान है उसमें बहुत ही लिमिटेड चीजें दी हुई हैं। वो ये तो कहता है कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो नागरिक भारत में रह रहे हैं, जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी। लेकिन हम जो लोग हैं, हमें जो नागरिकता मिली हुई है वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग मिली हुई नहीं है, बल्कि भारतीय जो संविधान अधिनियम बना हुआ था, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पे हमें नागरिकता मिली हुई है। तो आगे हम उसकी बात करेंगे। जिससे अभी दिया है कि भारत में संविधान में प्रदत्त वो अधिकार, भारत के संविधान में दिए हुए वो अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, उनकी बात करते हैं। कह रहा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ है। इस आधार पर आप किसी भी भारतीय नागरिक के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। ये उस नागरिक का नागरिक अधिकार है जो भारत में रह रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 16, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक वो राइट्स जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, उन्हीं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार। जितने भी भारतीय नागरिक होंगे उनको सभी को समान रूप से सरकारी नौकरियों में अवसर प्राप्त होगा, वो सरकारी नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19, देखो 17 और 18, 17 में अनटचेबिलिटी दी हुई है। अगर कोई विदेशी भी भारत में आके रह रहा है तो आप उनके साथ अस्पृश्यता वाला व्यवहार नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। 18 में दिया हुआ है उपाधि का अंत। तो उपाधि का अंत ना नागरिक को और ना ही विदेशी को प्राप्त है, केवल शिक्षा और सेना में आप उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19, ये भी नागरिकों के लिए है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाना, सम्मेलन करना, संचरण करना, निवास और व्यवसाय का चयन का अधिकार, ये केवल नागरिकों को प्राप्त हो सकता है। कोई विदेशी आए और अशांति के पर्पज से कुछ यहाँ पे काम करने लगे, इसलिए ये अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उसके बाद अनुच्छेद 29 और 30, इसमें संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। भारतीय जो नागरिक हैं वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को संरक्षण दे सकते हैं। इस आर्टिकल के थ्रू, अनुच्छेद 29 और 30 के थ्रू उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को और कौन कौन से नागरिक अधिकार प्राप्त हैं? जैसे लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उन सब में चुनाव में वो मतदान कर सकते हैं, उनको मतदान का अधिकार होता है, चुनाव में वो मतदान कर सकते हैं। संसद और राज्य विधायिका, संसद और राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति जैसे जो सार्वजनिक पद होते हैं उन पदों को धारण करने का अधिकार भारतीय नागरिकों के पास होता है। भारत में जन्म से या प्राकृतिक रूप से मतलब ब्लड रिलेशन के आधार पर से दोनों तरीके से अगर नागरिकता प्राप्त कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होता है। भारत में अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है या रक्त संबंध के आधार पर
उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त है, तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जा सकता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। जब अमेरिका में तो ये होता है कि केवल अगर किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है तो केवल वो ही व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के जो सार्वजनिक पद है उसके लिए लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो वहां पे राष्ट्रपति बन सकता है वो व्यक्ति जिसका जन्म केवल जन्म अमेरिका में हुआ, तो जन्म के आधार पर वहां पे मिलता है। अब हम बात करेंगे कि जो भारत का संविधान है, अब हम बात करेंगे कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में नागरिकता को लेकर कौन कौन से प्रावधान हैं। नागरिकता को लेकर कौन कौन से प्रावधान है उसकी बात करते हैं। संवैधानिक उपबंध कौन कौन से दिए हुए हैं। देखिए, जब भारत के संविधान में हम नागरिकता की बात करते हैं कि संविधान भारत के भाग, देखो संविधान के भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में। आज हम बात करेंगे भाग 2 के बारे में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता को लेकर जो संवैधानिक उपबंध दिए हुए हैं उनकी बात करेंगे। नागरिकता संविधान के भाग 2 में दी हुई है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं नागरिकता से संबंधित। संविधान में नागरिकता के संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं दिए हुए हैं। इसमें सिर्फ संविधान लागू होने की जो तिथि है 26 जनवरी 1950, संविधान लागू होने की जो तिथि है 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता प्राप्त लोगों की पहचान की गई है कि 26 जनवरी 1950 में जो लोग भारत में रह रहे थे उन्हें जो नागरिकता मिल गई थी उसकी बात केवल संविधान में दी हुई है। संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। देखिए, नागरिकता से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो संसद के पास हैं। संसद समय समय पर अधिनियम बनाती है, नागरिकता के प्रावधानों में समय समय पर अपडेट करती है, और उस अपडेट के अकॉर्डिंग संविधान में जो भारत में नागरिकता अर्जन करने का और समाप्त करने का जो तरीका होता है वो चेंज होता रहता है जैसी जैसी परिस्थितियां डिमांड करती हैं। तो संविधान संसद को ये शक्तियां दे प्रदान करता है कि वे नागरिकता से जुड़े जो मामले हैं उनके लिए आवश्यक कानून बनाए, कानून का निर्माण करे। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया गया है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय क्या क्या प्रावधान थे। अनुच्छेद 5 में संविधान के लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता का जिक्र किया गया है। देखिए, बात कर रहे थे हम कि 26 जनवरी 1950 को वो कौन लोग थे जिनको भारतीय संविधान की नागरिकता दी गई। तो भारतीय भूभाग पर जो लोग रह रहे थे उनको भारतीय संविधान में नागरिकता प्रदान कर दी गई। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता दी गई। विभाजन की हम बात कर रहे थे, जो लोग विभाजन के टाइम भारत में आ गए थे उनको नागरिकता का जिक्र है। अनुच्छेद 7 में पहले पाकिस्तान गए, कुछ लोग ऐसा हुआ कि पहले पाकिस्तान चले गए, परिस्थितियां विपरीत हुई तो फिर वो भारत में वापस आ गए, उनको नागरिकता दी गई। अब अनुच्छेद 8 में भारत के मूल निवासियों को नागरिकता दी गई। जो भारत के मूल निवासी थे, जो भारत में पहले से रह रहे थे, उनकी नागरिकता की बात हुई। अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति की बात की गई है कि नागरिकता की समाप्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वैच्छिक स्वीकृति पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपनी इच्छा से, पूरे होशो आवास में अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, ग्रहण कर ली है, तो उसकी अपनी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 में ये दिया हुआ है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता की निरंतरता की बात की गई है कि देखो, अगर आपको नागरिकता मिल गई है भारत की तो आप भारतीय नागरिक बने रहेंगे जब तक संसद कोई नया कानून पास नहीं कर देती है, कोई नया कानून नहीं ला देती है कि इस पर्टिकुलर आधार पर नागरिकता समाप्त की जाती है, तो आपकी नागरिकता जो है निरंतर बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 नागरिकता के अधिकारों को विनियमन जो है उसका रेगुलेशन, जो नागरिकता के अधिकार है उसका रेगुलेशन कौन करेगा, संसद विधि द्वारा करेगी। संसद समय समय पर विधियां बनाती रहेगी उससे संबंधित। संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति और नागरिकता से जुड़े जो अन्य सभी मामले हैं उन मामलों के लिए कानून बना सकती है। अब देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955।
कई सारे अधिनियम आए, 1955 आया, 1992 आया, फिर 2004 में आया, इस तरह से फिर 2003 में आया, फिर 2005 में आया। ये सर समय समय पर क्या आता है, नागरिकता अधिनियम बनते रहते हैं। संसद समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो हमारी डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करती रहती है। अब भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें क्या कहा गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता मिली। तो वो लागू होने के बाद, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद नागरिकता जो लोग अर्जित करेंगे या उनकी जो समाप्ति होगी उससे जुड़े जो उपबंध दिए गए हैं वो किसमें दिए गए हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 में। अब इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि भारत की जो नागरिकता है उसको अर्जित कैसे किया जा सकता है। 5 तरीके होते हैं, 5 तरीके से आप भारत की जो नागरिकता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। भारत की नागरिकता के अर्जन के तरीके, पहला जो तरीका है वो है जन्म से। एक व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, कब, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1986 में भी एक आया था नागरिकता अधिनियम। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता से भिन्न भारत का नागरिक होगा। देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म, ऐसा बच्चा जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक उसका जन्म अगर भारत में हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके जो माता पिता हैं, उसकी नागरिकता कुछ और भी होगी अगर वो जन्म, जैसे अमेरिका में अभी तक होता आ रहा था। ट्रंप ने यही रूल तो चेंज किया है कि नागरिकता कहीं की प्राप्त हो, अगर बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हो गया तो फिर वो उसे अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाती थी, नागरिकता मिल जाती थी। तो ये रूल भारत में भी रहा है। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक ये रूल रहा कि बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी, भले से ही उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी नागरिकता कुछ भी हो। सेकंड है, 1 जुलाई 1987 के बाद माता पिता में से अगर कोई एक भारत का नागरिक हो। भारत ये आया, अधिनियम आया, इस अधिनियम से क्या हुआ, 1986 में भी जो संविधान नागरिकता अधिनियम आया 1986 में, उसके बाद ये रिफॉर्म हुआ कि 1 जुलाई 1987 के बाद ये चेंज आया कि केवल जन्म के आधार पर ही नहीं, माता पिता में से अगर कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो ऐसा नहीं हुआ कि जन्म हुआ तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब ये मस्ट है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपकी माँ या आपका पिता, उनमें से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 2003 में नागरिकता अधिनियम आया, 2003 का। इसमें 3 दिसंबर 2004 के बाद, 3 दिसंबर 2004 के बाद, देखो जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं उसी के अकॉर्डिंग ये रिफॉर्म आते रहते हैं। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति, माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, या तो दोनों भारत के नागरिक हों, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो लेकिन दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अब ये होने लगा ना यहाँ पे कि अवैध प्रवासी भारत में आते थे, भारत की महिलाओं से या किसी पुरुष से विवाह कर लेते थे। अब जो जन्मा बच्चा है वो क्या होता था, उसको भारत का नागरिक माना जाता था। लेकिन ये बहुत तेजी से ये चीज बढ़ रही थी, इसलिए अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए रूल लाया गया कि आपके माता पिता में से अगर कोई एक भारत का नागरिक हो लेकिन दूसरा जो पेरेंट है या माता या पिता वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। इसके बाद जन्म से में भारत में कार्यरत कोई विदेशी राजनयिक है, देखिए एम्बेसडर्स एमबेसी में यहाँ पे आते हैं, शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे हों, भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते हैं, भारत की इनकी नागरिकता नहीं मिल सकती इन्हें। क्योंकि जो राजनयिक यहाँ पे आ रहा है वो कौन है, वो तो किसी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आया हुआ है ना। अब दूसरा पॉइंट है वंश के आधार पर, कैसे आपको नागरिकता मिलेगी, वंश के आधार पर। वह व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो, उसके पेरेंट्स इंडिया के हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के हो सकते हैं, तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच उसका जो बच्चा है उसका पिता भारत का नागरिक होगा। वो जो बच्चा है, इस समय के बीच में अगर किसी बच्चे ने भारत के बाहर जन्म लिया है और उसका पिता अगर भारत का नागरिक होगा तो उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है कि 10 दिसंबर 1992 के बाद उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरे पॉइंट में कहता है कि 3 दिसंबर 2004, जब ये नागरिकता अधिनियम 2003 आया है, उसके बाद
जब तक कि उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर या इस अवधि की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार की सहमति से भारतीय दूतावास में उसने पंजीकरण ना कराया हो। वो जिस भी देश में पैदा हुआ है उस देश में जो भारत की एम्बेसी है वहां उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा, तब उसे वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलेगी। तीसरा पॉइंट है पंजीकरण के द्वारा। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कैसे करेंगे? जैसे केंद्र सरकार किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी के लिए तो हम ले आए, उन्हें रोकने के लिए ये कानून आया है कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो के द्वारा आवेदन के आधार पर नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता हो। निश्चित शर्तें कौन सी होती हैं? वो 7 साल से भारत में रह रहा हो, उसने किसी भारतीय से विवाह कर लिया हो और उस विवाह जिस व्यक्ति से किया है उसके बावजूद भी वो 7 साल से भारत में रह रहा हो, तब वो पंजीकरण कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और इसके अलावा भारत के नागरिक के रूप में वह पंजीकृत होने के पहले भारत से वो अपनी निष्ठा रखेगा, इस निष्ठा की शपथ उसको लेनी होगी, तब उसको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। चौथा पॉइंट है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा कैसे? केंद्र सरकार किसी विदेशी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो के द्वारा आवेदन किए जाने पर उसके देशीकरण का प्रमाण पत्र भी जारी कर सकती है यदि वो कुछ शर्तों को पूरा करता हो। और कुछ शर्तें क्या होंगी? वो ऐसे देश का नागरिक होना चाहिए जहां हमें भी, भारतीयों को भी देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाती हो, भारत के संविधान के प्रति वो निष्ठा रखता हो और वो ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न ना हो जिससे भारत की गरिमा को ठेस पहुंचती हो, वो कला के क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य कर चुका हो, वो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य कर चुका हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। इसके अलावा भूमि विस्तार, 5वां पॉइंट है भूमि विस्तार के आधार पर भी आपको क्या मिल सकती है? नागरिकता। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के लोगों में से उन व्यक्ति को निर्देशित कर सकती है कि वो भारत के नागरिक होंगे। ऐसे लोग निर्धारित तिथि से भारत के नागरिक होंगे। देखिए, कल हमने पढ़ा था 100वां संविधान संशोधन 2015, वो किससे संबंधित था? वो संबंधित था भारत और बांग्लादेश में जो भूमि का समझौता हुआ था, भूभाग समझौता हुआ था, उससे संबंधित था। 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश ने आपसी सहमति से अपनी जो भूमियां हैं उसको एक्सचेंज किया था, भूमि की जो सीमाएं हैं उसको एक्सचेंज किया था। इस हिसाब से वो जो सीमा का भाग भारत के अंदर आया बांग्लादेश का, उसमें कुछ नागरिक भी थे, तो ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय ने भारत की नागरिकता दे दी भारत ने। उसी का एग्जाम्पल यह है कि भूमि विस्तार के द्वारा भी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो ये 19 जो भारतीय नागरिकता 1955 का जो नियम था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कैसे भारत की जो नागरिकता है उसको अर्जित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि नागरिकता की समाप्ति किस आधार पर हो सकती है। भारत की नागरिकता की समाप्ति आपकी कैसी हो सकती है, वो कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पर आपकी जो नागरिकता है उसको समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहले है परित्याग से। परित्याग से कैसे? देखिए, पूर्ण आयु, जो व्यक्ति वयस्क है या जो क्षमता उसके अंदर है, स्वस्थ मानसिक स्थिति होनी चाहिए वाला भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के पंजीकरण के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो वयस्क है और वो मानसिक रूप से पूरा स्वस्थ है, वो क्षमतावान है, उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, ऐसा व्यक्ति पूरे होशो हवास में ये कह दे कि मुझे भारत की नागरिकता समाप्त करनी है, मैं भारत की नागरिकता को त्यागता हूं, तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो अवयस्क बच्चों को नागरिकता भी इसके बाद ही समाप्त हो जाएगी, हालांकि वयस्क होने के उपरांत वह बच्चा पुनः भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। अब इनके जो बच्चे होंगे जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, कोई वयस्क नागरिक है, क्षमतावान है, वो भारत की नागरिकता त्यागने का घोषणा कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर उसके पास वयस्क बच्चे नहीं हैं, अवयस्क बच्चे हैं, तो वो अवयस्क बच्चों की भी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो जो बच्चे अभी अवयस्क हैं, जब वो वयस्क होते हैं, 18+ होते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि नहीं मुझे तो भारत में ही रहना है, भारत की नागरिकता ही हासिल करनी है, तो उनको पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये तरीका हुआ परित्याग से। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है बर्खास्तगी से। कैसे भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है? आपको बर्खास्त कर दिया जाए। जैसे जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से होशो हवास में
जानबूझकर बिना किसी दबाव के अनुचित प्रभाव, बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव या मजबूरी के किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। देखिए कितने सारे भारतीय हैं जो विदेशों में जाते हैं, वहां नौकरियां करते हैं, वहीं की जो नागरिकता है उसको प्राप्त कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो वो भारत की नागरिकता उनकी स्वतः समाप्त हो जाती है। पूरे होशो हवास में वो क्या करते हैं, दूसरे देश की जो नागरिकता है उसको प्राप्त करते हैं, इससे भारत की नागरिकता उनकी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है वंचना से। वंचना से कैसे? केंद्र सरकार किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता अनिवार्य रूप से समाप्त कर देगी कब? यदि फर्जी तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त की है, अगर ये प्रूफ हो जाए कि आपने फर्जी तरीके से नागरिकता को प्राप्त किया है भारत की, तो केंद्र सरकार स्वतः अनिवार्य रूप से उसको समाप्त कर देगी, भारत की नागरिकता को समाप्त कर देगी। दूसरा है कि भारतीय संविधान का अगर अनादर किया आपने, भारत के संविधान में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं आप उनका अनादर कर रहे हो, आप उसकी गरिमा को ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आपकी जो नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तीसरा, युद्ध काल में शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया आपने या सूचनाओं का आदान प्रदान किया आपने, तो आपने तो अपने देश के साथ गद्दारी कर दी ना, तो इससे क्या होगा, आपकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है पंजीकरण या देशीकरण से हासिल नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। आपने देशीकरण के आधार पर कि आपने समाज सुधार किए बहुत सारा, उस आधार पर भारत ने आपको नागरिकता दे दी, या पंजीकरण आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो कि भाई मैं भारतीय कोई व्यक्ति है उससे मैंने शादी की है, मुझे 7 साल भारत में रहते हुए हो गए, अब मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, इस आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। और अभी 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए आपको नागरिकता लिए हुए, उसी बीच क्या हुआ, किसी दूसरे देश में आप 2 साल तक कैदी भी बन गए, तो भारत जो है उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगा। ऐसा रूल भारत के अंदर है। 5वां पॉइंट है 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर निवास कर रहा है अगर कोई व्यक्ति, 7 साल से ज्यादा उसको भारत के बाहर रहते हुए हो गए, तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर देगी भारत सरकार। अब देखिए एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जब हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पे 2 नागरिकता मिलती है, दोहरी नागरिकता का, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है उन देशों में। जैसे अमेरिका की बात करें तो एक अमेरिका जो ओवरऑल एक कंट्री है, उस कंट्री की उसको नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा वो जिस स्टेट से बिलोंग करेगा, जिस स्टेट से वो बिलोंग करेगा उस स्टेट की, उस राज्य की नागरिकता भी उसके पास होगी। सो भारत का जो कॉन्सेप्ट है, भारत में जो व्यक्ति रहता है वो चाहे किसी भी स्टेट में रहता हो, वो केरल में रहता हो, कश्मीर में रहता हो, नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में रहता हो, गुजरात में रहता हो, मणिपुर का हो, वो रहने वाला मध्य प्रदेश का हो, किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट का हो, कहलाएगा भारतीय ही, उसे एक नागरिकता मिली हुई है। और यही वो नागरिकता है जो हमारी विविधता में एकता को जोड़ती है, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करती है कि हम किसी भी रीजन से बिलोंग करें लेकिन उस रीजन के रहेंगे, हम कहलाएंगे भारतीय ही। तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है भारत के अंदर। यद्यपि भारत में संघीय संविधान और दोहरी राज व्यवस्था है, केंद्र और राज्यों को अपनाया गया है। हालांकि भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है, उसके बावजूद भी यहाँ केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था लागू है, अर्थात संघीय निष्ठा को व्यक्त करती भारतीय नागरिकता। संघ के प्रति, देश के प्रति जो लोगों की निष्ठा है उसको शो करती है भारतीय नागरिकता। यहाँ अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह राज्यों के लिए अलग नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य में जन्मे हो, किसी राज्य में निवास करते हों, पूरे देश में एक समान अधिकार उन्हें प्राप्त हैं और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। हालांकि भेदभाव रहित नागरिकता का यह सामान्य नियम कुछ अपवादों के अधीन है। अगर आप भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाएंगे, देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाएंगे, संविधान का अनादर करेंगे, तो आपके साथ लिमिटेशंस हो सकती हैं, आपकी नागरिकता के साथ छेड़खानी कर सकती है सरकार। अब नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कनाडा के संविधान की तरह भाईचारे, लोगों के बीच एकता बनाए रखने तथा एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है, के साथ साथ एक समान अधिकार विशेष मामलों के अतिरिक्त प्रदान किया गया है। देखिए विशेष मामलों के अतिरिक्त से प्रदान कर दिया जाता है। अब है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, उसकी बात करते हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 रीसेंट का ही है। इसमें क्या क्या बातें हैं, वो कौन कौन से आधार हैं, जिन आधारों पे अवैध प्रवासी को परिभाषित किया गया है कि अवैध प्रवासी कौन होगा, वो सारी बातें यहाँ की गई हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में अवैध प्रवासी कौन होगा, ये समस्या भारत के अंदर बहुत बढ़ रही थी। चाहे रोहिंग्या मुस्लिम्स को देखो या दूसरे कुछ कंट्रीज में देखो, जो अवैध रूप से भारत में घुस जाते हैं, भारत की जो अशांति फैलाते हैं भारत के अंदर, सांप्रदायिक दंगे कराते हैं भारत के अंदर। तो ये सारी समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लेकर आई। इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये डिफाइन किया, इस अधिनियम में ये डिफाइन किया गया है, ये परिभाषित किया गया है कि अवैध प्रवासी कौन होगा। तो अवैध प्रवासी की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग बोला है कि यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से रोकता है। इससे पॉपुलेशन तो कंट्रोल होगा ही होगा, लेकिन भारत में होने वाला जो अवैध तरीके से फंड भारत में आता रहता है, भारत में दंगे फैलाने के लिए, शांति करने के लिए, भारत का शांत माहौल करने के लिए भारत के अंदर, इन सारी गतिविधियों को रोका जा सके, इसके लिए ये चीज की गई है। यह एक विदेशी को एक अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित करता है। किन आधारों पर, उन आधारों की बात करते हैं जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है। ये अमेरिका में देखिए कितने बड़े लेवल पे हो रहा है कि ट्रंप गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्रंप सरकार जितने भी अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं उनको फ्लाइट में पहुंचा रही है, उनके देशों में भर भर के प्लेनों में। तो दूसरा है अनुमत समय से परे भारत में निवास कर रहे हैं, कि आपके पासपोर्ट पे जो आपको परमिशन है कि आप इतने सालों के लिए भारत में रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप भारत में रह रहे हैं, पासपोर्ट आपको एक्सपायर हो गया फिर भी आप भारत में रह रहे हैं, तो अवैध प्रवासी की डेफिनेशन में आएगा। ऐसे लोगों को भारत से निकाल दिया जाएगा, वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो भारत की सीमाओं से टच करने वाले जो देश हैं, इनसे आने वाले, जो भारत आने वाले जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। मुस्लिम्स को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, इसमें केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन लोगों के समूहों के लिए 11 वर्ष की अनिवार्यता को घटाकर 5 वर्ष किया जाएगा। दूसरा है कि अवैध प्रवासियों से संबंधित ये प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल हैं, और इसका जिक्र हमने जब भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ी थी तब भी किया था। इसके अलावा यह बंगाल पूर्वी सीमा नियमन 1873, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के इनर लाइन क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा ओआईसी का भी आधार दिए हुए हैं कि ओआईसी के से जो पंजीकरण को रद्द कैसे होगा, ओआईसी के पंजीकरण के द्वारा रद्द करना कैसे। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित आधारों पर ओसीआई को रद्द कर सकती है, ओसीआई को रद्द कर सकती है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को रद्द कर सकती है। पहला, यदि ओसीआई ने फर्जी माध्यम से पंजीकरण कराया हो, ऑब्वियसली ये भी अवैध प्रवासी कहलाएगा। के बाद यदि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक होगा, यदि ओसीआई ने इस अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो, भारत के संविधान की गरिमा का पालन ना किया हो, भारतीय संविधान का उल्लंघन किया हो, इन सब आधारों पर क्या हो सकता है, ओसीआई की जो नागरिकता है उसको समाप्त किया जा सकता है, उसके पंजीकरण को समाप्त किया जा सकता है। ओसीआई पंजीकरण रद्द करने का जो आदेश है, ओसीआई कार्ड धारक की जो सुनवाई का मौका दिया जाएगा, बगैर पारित नहीं किया जाएगा, उसको पूरा मौका मिलेगा कि वो भी अपनी बात को रख सके, उसका पंजीकरण ऐसे ही कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो गाइज, ये क्लासी नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में हमने पढ़ा। रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।